हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, रजौली के सिरदल्ला के जितने सारे विद्यार्थी हैं और जो आज बायोलॉजी का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं, मैं उन सभी साथियों को सबसे पहले हम मुझे आशा है कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम आप लोग का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में आज बायोलॉजी का एग्जाम था और इस बायोलॉजी के एग्जाम में जितने सारे सेट है, इस बायोलॉजी के एग्जाम में जितने सारे सेट है वो सब अपना अपना सेट सब मिला लीजिएगा। आज जो है हम बायोलॉजी का सेट ई का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सेट ई का जो भी आंसर है आप लोग सही सही आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम मिलाते हैं बायोलॉजी का और सही आंसर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। ये सिलेबस से कोई बाहर आपका सेट नहीं आया है, ठीक है। तो एक एक करके मिलाइए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है सुनिएगा। सबसे पहले क्या कहता है कि शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है। तो शुक्रजनक नलिका में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो पाया जाता है कोशिका नर में होती है। इसमें होता है नर के वृषण में। नर के वृषण में जो शुक्रजनक नलिका होती है, ये वृषण पालिका के अंदर लगभग वृषण पालिका के 250 कक्ष होते हैं। और इस 250 कक्ष में क्या होती है कि नलिका होती है। इस 250 कक्ष में एक या दो या तीन की संख्या में नलिका होती है। इसी नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक नरजर्म कोशिका होता है, एक नरजर्म कोशिका होता है, एक सर्टोली कोशिका होती है। नरजर्म कोशिका को ही हम लोग बोलते हैं शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका बोला जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका दोनों का दोनों है। एक तो सर्टोली कोशिका है पहला, दूसरा क्या है शुक्रजनन कोशिका। ये दोनों प्रकार की कोशिका है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए और सी, क्योंकि इसमें सर्टोली कोशिका भी होती है और शुक्रजनन कोशिकाएं भी होती है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि इसमें ये क्वेश्चन बता रहा है कि भ्रूण के पाद और उंगलियों सगर्भता के कितने माह के अंत तक विकसित होते हैं। भ्रूण के पाद यानी भ्रूण के पैर, भ्रूण के क्या पैर और उंगलियां सर्वथा कितने माह तक अंत में विकसित होती है। तो विकसित होने की जब ये चर्चा करेगा तो आपके पास ऑप्शन है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसका भी ये सेट है उसका सही आंसर लगा हुआ 2 माह होता है। 2 माह में भ्रूण के पाद और उंगलियां क्या होती है विकसित होती है। 2 माह में भ्रूण के पाद और उंगलियां क्या होती है विकसित होती है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सबसे पहले क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। अपरा के हार्मोन जब कोई बच्चा भ्रूणीय अवस्था में, तब भ्रूणीय अवस्था में नाभि रज्जु से जुड़ा रहता है और नाभि रज्जु के ऊपर ये वाला भाग अपरा होता है, ये होता है नाभि रज्जु। और ये नाभि रज्जु के साथ साथ इसमें क्या होती है, ये होता है भ्रूण, ये क्या होता है भ्रूण। तो इसमें देखा जाए क्या कह रहा है कि हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। तो आपका जो हार्मोन जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, सबसे पहले एचसीजी के बाद एचपीएल के बाद जो होती है और रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। ये तीनों प्रकार के हार्मोन आपका अपरा से स्रावित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी शुरुआती में आपका एचसीजी काम करता है, बीच में विकास होने के लिए एचपीएल काम करता है, और रिलैक्सिन जब प्रसव की क्रिया होती है तो प्रसव की क्रिया के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जागृत होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सुनिएगा, कहता है शुक्राणु किस रचना में अंडाणु से निषेचन में मदद करने वाला एंजाइम है। तो क्या कहता है सुनिए, ये सब शुक्राणु का भाग है। शुक्राणु के भाग की चर्चा करते हैं तो शुक्राणु के कई मुख्यतः 3 भाग ही होते हैं शुक्राणु की। और शुक्राणु के जो मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ये शुक्राणु के क्या होती है, संरचना होती है। शुक्राणु की संरचना में, और यही फिगर आपका सब्जेक्टिव में भी आया हुआ था। सब्जेक्टिव में सबसे पहले ये क्या हो गया, इसमें कई भाग है, मध्य खंड है, उसके बाद केंद्रक है, ग्रीवा और एक्रोसोम है। ये जो हो गया आपका बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग आपका कहलाता है मध्य खंड। बीच वाला जो भाग है ये कहलाता है क्या, मध्य खंड कहलाता है। बीच वाला भाग कहलाता है मध्य खंड। और ये बीच वाला भाग जो मध्य खंड है आपका, इस मध्य खंड के जो ऊपर वाली है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, यानी जिसको बोला जाता है सिर। और ये हो जाती है पूछ, ये क्या हो जाती है पूछ। और ये वाला भाग कहलाता है ग्रीवा, ये वाला भाग क्या कहलाता है। तो यही संरचना आपका एग्जाम में भी आया हुआ था, और ये होता है केंद्रक। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुक्राणु किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाला एंजाइम होते हैं। तो मदद करने वाला जो एंजाइम होता है वो मध्य खंड हो गया, केंद्रक हो गया, ग्रीवा हो गया, एक्रोसोम हो गया। तो इसमें जो आपका जो आंसर हो जाएगा
मध्य खंड नहीं होगा, इसमें केवल और केवल एक्रोसोम काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो होती है इस प्रकार की संरचना होती है जो क्या होता है एक्रोसोम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्रोसोम। आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्रोसोम। उसके बाद आ जाइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है सुनिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिकाएं हैं। अगुणित कोशिकाएं की चर्चा करेगा तो अंड जननी द्विगुणित कोशिकाएं हैं, और प्राथमिक द्वितीयक अंडक ये भी द्विगुणित कोशिकाएं हैं, और द्वितीयक अंडर एक क्या है अगुणित कोशिकाएं। ये ऑप्शन आपका गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, तो क्या हो जाएगा द्वितीयक अंडक कोशिका आपकी क्या है अगुणित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या होती है। स्रावित पेट्रो ये मुख्य भूमिका क्या होती है, तो कहता है कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में रख रखाव, गर्भाशय के पेरीमेट्रियम में रख रखाव, गर्भाशय के मायोमेट्रियम में रख रखाव। यहाँ पर सबसे पहले गर्भाशय की संरचना देखते हैं कि ये होता है गर्भाशय का संरचना, ये होता है गर्भाशय का क्या संरचना होता है। और ये गर्भाशय की संरचना में देखिएगा कि इस गर्भाशय के संरचना में क्या क्या होता है। इस गर्भाशय की संरचना की अगर चर्चा करते हैं तो ये हमारा क्या होगा अंडाणु। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें 3 परत होती है, इसमें जो होता है गर्भाशय के 3 परत होता है। अब ये 3 परत कौन कौन सी परत होती है जो देखिएगा, सबसे पहले ये परत को हम लोग बोलते हैं क्या पेरीमेट्रियम। इस परत को क्या बोलते हैं पेरीमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम इस परत को क्या किया जाता है बोला जाता है पेरीमेट्रियम। बीच वाला परत को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और तीसरा परत को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, तीसरा परत को हम लोग क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम बोला जाता है। और यही जो परत है एंडोमेट्रियम ही क्या करता है, एंडोमेट्रियम ही क्या करता है ये हार्मोन को आने स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका है। आने कौन सा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम आपका भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम में स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या होगी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या कि जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है, वैसा भ्रूण जो 8 ब्लास्टोमियर से क्या होती है अधिक होती है। और क्या कहता है कि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होती है, उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो गर्भाशय में स्थानांतरण IVF कहलाता है, या IUT कहलाता है, या तो ZIFT कहलाता है, या तो क्या होगा या तो क्या कहलाएगा ICSI कहलाएगा। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। यानी 7 में 8 ब्लास्टोमियर 8 भ्रूण के 8 ब्लास्टोमियर किससे अधिक होता है उसको उस परिवर्धन को हम लोग क्या बोलते हैं IUT बोला जाता है, IUT बोला जाता है। आने कहने का मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। लेकिन जब यह इग्नज की चर्चा करता, इग्नज के बारे में बताता तो आपका आंसर क्या हो जाता, जब भ्रूणीय अवस्था में बोला तो IUT, लेकिन यही चीज क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता था, आपका ऑप्शन क्या हो जाता ZIFT हो जाता यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन ये आपका क्वेश्चन चेंज नहीं किया, इसलिए आपका ये आंसर क्या है गलत है, और आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी IUT। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कहता है क्या अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है, अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, अपरद कहा जाता है, या तो कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। इनमें से अगर देखा जाए तो ह्यूमस के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या अपरद, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर अपरद हो जाएगा। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ में किसका उपयोग किया जाता है अपरद का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। 9 में अगर देखा जाए 9 में क्या कहता है द्वितीयक उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है शाकाहारी कहा जाता है, प्राथमिक मांसभक्षी कहा जाता है, द्वितीयक मांसभक्षी कहा जाता है, या तो क्या कहा जाता है उपभोक्ता। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदो खंडन द्वारा ऊर्जा का पोषण एवं प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है। तो आ गया पुतिजीवी, परपोषी, अपरदाही, अपरदाहारी और क्या परजीवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पुतिजीवी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है 10 से बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर में कहता है कि क्या के निम्नलिखित में से कौन आफरिस का प्रागणीय अभिकर्मक है, आफरिस का प्रागणीय अभिकर्मक है। एक तो क्या है बर है, गुंजन पक्षी है, मछिका का एक जाति है, चमगादड़ है।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर। ऑप्शन नंबर ए, 11 का क्या, ए। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो सुनिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन पराक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता। निम्नलिखित में से कौन पराक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। तो जनसंख्या कब घटेगा, या तो लोगों की मृत्यु होगी या तो उत्प्रवासन। उत्प्रवासन कहने का मतलब है कि अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में क्या करना, दूसरे जगह पर जाकर के बसना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रवासन। और यहाँ पर क्या होगा, मृत्यु। अप्रवासन से कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ेगा, उत्प्रवासन से जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। मृत्यु दर से जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, सुनिए। कहता है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें से आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए नागफनी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, शलभ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, शलभ हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, लाइकिन किसका उदाहरण। लाइकिन जो है, लाइकिन किसका उदाहरण है। तो लाइकिन क्या हो जाएगा, सहोपकारिता हो जाएगा, स्पर्धा होगा, सहभोजिता होगा, या क्या हो जाएगा, परजीविता हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सहोपकारिता। उसके बाद आता है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 में देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। तो निमोनिया के लिए आपको हम बताए थे कि एक तो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और एक क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो ये दोनों का दोनों होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी। उसके बाद आ जाता है आगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कौन है। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कौन है। तो मलेरिया के लिए देखिएगा उत्तरदायी जो रोगजनक है वो कौन है, विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ या निमेटोड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि मलेरिया का जो हो जाएगा, मलेरिया का जो रोगवाहक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगवाहक क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, इसलिए ये एक क्या है, प्रोटोजोआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन बीमारी कीट रोगवाहकों के द्वारा क्या होता है, संचालित होती है। टाइफाइड है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, और ऑप्शन बी एंड सी है। देखिएगा सबसे पहले टाइफाइड की चर्चा करते हैं। तो दूषित भोजन और जल से होता है। टाइफाइड की चर्चा करते हैं तो टाइफाइड जो होती है दूषित भोजन या जल से होता है। तो ये तो पहला आपका क्या हो गया, गलत। मलेरिया जो होती है एक मच्छर से होता है जिसका नाम है मादा एनाफ्लिज। जिसका नाम है क्या, मादा एनाफ्लिज मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। उसके साथ साथ एक जो फाइलेरिया होता है जिसको हम लोग हाथी पांच के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये एक भी कीट के द्वारा होता है। ये भी किसके द्वारा हो जाता है, कीट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी का क्वेश्चन था जो पहले डी मार करके फिर इसको काट करके ऑप्शन नंबर क्या लगाया, बी लगाया, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है क्या कि कीट रोगवाहक यानी कीट से होने वाला। तो कीट से होने वाला क्या गो है, दो गो है। एक तो क्या हो गया मलेरिया और एक क्या फाइलेरिया। मलेरिया जो होता है कौन से मच्छर के द्वारा, मादा एनाफ्लिज। और फाइलेरिया जो होता है किस मच्छर के द्वारा होता है, ये कीट के द्वारा ही होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर में क्या कहता है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो कहता है कि क्या साइटोकाइनिन रोध, शारीरिक रोध, या तो क्या हो जाएगा कोशिकीय रोध, या तो क्या होगा कायकीय रोध। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, साइटोकाइन रोध हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए होता है, अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें जो कोशिकाओं के उत्तरदायी होती है, दो प्रकार की लसिकाणु होता है। लसिकाणु कहते हैं, लसिकाणु की चर्चा करते हैं तो दो प्रकार के लसिकाणु होता है। एक तरल अवस्था में होती है जो दो भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं टी सेल और एक को बोलते हैं क्या, बी सेल। एक को टी सेल बोला जाता है, एक को क्या बोला जाता है, बी सेल बोला जाता है। अब इसमें देखना है कि आंसर आपका क्या होगा, टी सेल होगा कि बी सेल होगा। आंसर इसमें देखिएगा कि टी सेल होगा कि बी सेल होगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल, तरल की अगर चर्चा करते हैं तो तरल जो होता है वो हमारा कौन होता है, बी सेल। तरल जो होती है वो क्या होती है, बी सेल होती है, तरल कोशिकाएं। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है जो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है
देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। नीरोग ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो रोगी को लेना क्या पड़ता है? प्रतिरक्षा निरोधक टीका या बने बनाए प्रतिरक्षी के शरीर में देना या इनमें से सभी। अगर इसमें से देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरक्षा निरोधक, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन को अगर देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से अंग, निम्नलिखित में से कौन से अंग प्राथमिक लसिका होते हैं? तो इसमें देखिए एक अस्थिमज्जा टार्सिल है, एक तो क्या है अस्थिमज्जा थाइमस है, और एक क्या है लसिकाभ है। एक थाइमस एवं लसिकाएं ग्रंथियां है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या अस्थिमज्जा और क्या थाइमस। अस्थिमज्जा हो जाएगा और क्या हो जाएगा थाइमस हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर में चर्चा करते हैं। तब 22 के देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति में रुधिर वर्ग, यदि किसी व्यक्ति में रुधिर वर्ग क्या है ए बी है, तो उसका जीनोटाइप पूछ रहा है। जीन क्या होगा? यानी फिनोटाइप, दिखने वाला नहीं, जो नहीं दिखने वाला है। तो नहीं दिखने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा? जीनोटाइप क्या हो जाएगा? I टू द पावर ए और क्या बी, एंटीजन ए और क्या हो जाएगा बी होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर, 23 नंबर में क्या कहता है कि पौधे को जीनोटाइप, जीनोटाइप ए और बी और क्या सी, ए बी बी और क्या सी, सब में संख्या कै गो? 2 गो है, और टोटल कै गो? 3 गो। तो 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर आपका 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में। उसके बाद देखते हैं आगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या कहता है जो देखिएगा, 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से क्रोमोसोमीय विकार है? क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, क्रोमोसोमीय विकार है नहीं, क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो ये आपका क्रोमोसोमीय विकार है, ये आपका क्रोमोसोमीय विकार है, ये आपका क्रोमोसोमीय विकार है। लेकिन हीमोफीलिया क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से क्या होता है कि कभी कभी क्या हो जाती है कि कट छट कहे जा जाता है। अगर आपका ब्लड गिरना बंद नहीं हुआ तो आपको समझ लीजिए कि आपको कौन सी बीमारी हो रहा है, हीमोफीलिया नामक बीमारी से आप क्या है पीड़ित है। उसके बाद क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। सबसे पहले देखा जाए तो एक पक्षी है, एक मधुमक्खी है, और एक टिड्डी है, और एक क्या है स्तनपायी है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मधुमक्खी। उसके बाद देखिएगा आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन एक संकर क्रॉस पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन एक संकर क्रॉस पर आधारित है? प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, उसके बाद स्वतंत्र अपीवन का नियम। तो इसमें क्या हो जाएगा? कहता है एक संकर पर आधारित प्रभाविता का नियम है, विसंयोजन का नियम है, जिसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करते हैं। तो 27 में क्या कहता है कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो होती है आपसादी चट्टान हो गया, रूपांतरित चट्टान हो गया, और उसके बाद क्या होगा? आग्नेय चट्टान हो गया। इनमें से सभी हो जाएगा। जो भी आंसर लगा करके रखे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आपसादी चट्टान, आपसादी चट्टान। उसके बाद देखिएगा आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में कहता है कि क्या कि जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है? समजात अंग का नहीं, जिसका जात क्या हो? समान हो, जिसका जात क्या हो? समान हो। ऑक्टोपस एवं मनुष्य की आंख, शकरकंद एवं आलू, पेंगुइन, डॉल्फिन, फिलर्स और सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय, सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद देखिएगा 28 के बाद आता है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर में कहता है कि क्या निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज, विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? तो विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो हो जाएगा वो किसमें होगा? टीएमवी, टीएमवी, या तो बैक्टीरियोफेज, या तो क्या HIV, या तो इनमें से सभी। तो इसमें सोचिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा वो विलोम ट्रांसक्रिप्टेज बोल रहा है। तो विलोम जो ट्रांसक्रिप्टेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा विलोम ट्रांसक्रिप्टेज में अगर देखा जाए तो विलोम ट्रांसक्रिप्टेज यानी उल्टा यानी HIV आएगा। क्या आ जाएगा आंसर इसका? HIV। उसके बाद देखिएगा आगे का आंसर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिएगा क्या कहता है, 30 कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोमेपिन परिवहन का बाधा डालता है? तो ड्रग डोमेपिन का परिवहन का जो बाधा डालता है वो कौन है? एक नशीले पदार्थ है जिसको हम लोग कोकाइन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। कोकाइन के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। उसके बाद आता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है क्या कि दूध से दही बनने, दूध से दही में बदलने का
कारण, किस विटामिन की मात्रा के बढ़ने के कारण होता है? तो जिसका भी है सही मारा हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, स्टैटिन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सही गलत युग्म को पहचानिए। तो साइक्लोस्पोरिन जो आता है कवक से उत्पादित होती है। कवक से क्या होती है? उत्पादित होती है। उसके बाद क्या कहता है स्टैटिन से उत्पादित होता है। स्टैटिन से इससे क्या होती है? उत्पादित होती है। और स्ट्रेप्टोकोकस काइनेस जो होती है जीवाणु से उत्पादित होती है। उसके साथ साथ जो एक और आता है वो ब्यूटाइरिक अम्ल है जो कवक से उत्पादित होती है। यही आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। बल्कि कवक से नहीं होती है, कवक के जगह पर क्या होता है? किण्वन होता है। कवक के जगह पर क्या रहता? किण्वन रहता। तो ये भी आपका सही होता, लेकिन ये आपका कवक किण्वन के जगह पर कवक डाला हुआ है, जिसके कारण ये क्या है? गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर सुनिएगा, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है? साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकृत करता है। तो एक नॉस्टॉक है, एनाबिना है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है। उसके बाद आइसोलेटोरिया, इनमें से सभी है। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कि बटरफ्लाई कैटरपिलर किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? बटरफ्लाई जो कैटरपिलर है किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है जो देखेगा। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर की अगर चर्चा करते हैं तो अस्यूडोमोनास है, ट्राइकोडार्मा है और बैसिलस थुरिंजियसिस है और बैक्यूलो वायरस है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैसिलस थुरिंजियंसिस। बैसिलस थुरिंजियंसिस हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आगे क्या ऑप्शन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है कौन? क्योंकि डीएनए एक अणु से क्या है? हाइड्रोफोबिक है, या तो हाइड्रोफिलिक है, या तो एम्फीपैथिक है, या तो क्या है? उदासीन है। तो क्या कहता है डीएनए की अगर चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। क्या जाएगा इसका आंसर? हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाइए। 37 नंबर में देखिएगा क्या कहता है, कितना अच्छा से ये बच्चे मारे ई कोलाई में तो नहीं होगा। क्या कहता है? पीसीआर क्या कहता है? प्रयोग करने वाला अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? साल्मोनेला है, या तो थर्मस एक्टिविटा है, या तो ई कोलाई है, या तो क्या जाएगा? या तो यू बैक्टीरिया होगा। तो इसमें से जो सारा जीवाणु को देखा जाए तो आपका क्या जाएगा? थर्मस एक्वेटिकस। उसके बाद की चर्चा करते हैं आगे का। अगर चर्चा करते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। 38 नंबर में देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि क्या कि बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बीटी जीव विष प्रोटीन के एक निष्क्रिय पराग जीव विष के रूप में होता है। विष के रूप में क्या करता है? होता है। तो क्या हो जाएगा? बीटी जीव विष प्रोटीन के एक निष्क्रिय परागजीव विष के रूप में क्या करता है? होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 39, सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनको गिनसिया से तंबाकू में पौधों को संक्रमित होने से कौन रोकता है? तब तंबाकू में पौधों को संक्रमित होने से आरएनए अंतरक्षेपण, क्राई प्रोटीन, या तो कायिक संकरण, या तो क्या जाएगा? कीटनाशक। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आरएनए अंतराक्षेपण। यही क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, जिसका आंसर आप लोग को यहाँ से मिल सकता था। सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनको गिनियस से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से कौन रोकता है? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। और एक सब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन है कि आरएनए अंतरक्षेपण में कौन संचालित है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है क्या जीव चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज। उसके बाद आता है एडेनोसिन डीएनए मैच, और क्या रहता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एडेनोसिन डीएनए मैच। उसके बाद आ जाता है आगे का क्वेश्चन। जो देखा जाए तो आगे के क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि क्या कि एक अमेरिका कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल को किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक्वस अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, वो जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अर्ध बौनी चावल की किस्म।
अर्धबोनी चावल की किस्म। उसके बाद आगे देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर क्या 42 में देखिएगा 42 में क्या कहता है, 42 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर अगर 42 की चर्चा करते हैं तो कौन मानव प्रोटीन के प्रथम परजीवी, कौन मानव प्रोटीन के प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है, गाय रोजी के दूध में मिलता है तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन या तो अल्फा लैक्टिब्यूलिन या तो एल्बुमिन या तो क्या हो जाएगा P15-3। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अल्फा लैक्टो एल्बिन, लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर अगर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो 43 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा संसार में कुल कितनी महाविविध देश है, तो संसार में अगर कुल कितनी महाविविध देश है तो ऑप्शन नंबर ए आपका 25 है, ऑप्शन नंबर बी 34 है, ऑप्शन नंबर सी 14 है, ऑप्शन नंबर डी कितना है, ऑप्शन नंबर डी आपका 17 है। तो इसमें जो 34 नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 खत्म। उसके बाद आता है 44। 44 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो 44 में देखिएगा ये क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्या कहता है किस क्षेत्र में बार बार हिमनद हिमनद और होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम, जाति विकास की विविधता के लिए कम समय मिला, शीतोष्ण क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र या तो क्या हो जाएगा हिमनद हर क्षेत्र में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए शीतोष्ण क्षेत्र। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 नंबर क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा आप लोग को बताए थे कि अमेजोन वर्षा वन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर देखते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है, तो इसमें से क्या हो जाएगा पैसेंजर कबूतर, पैसेंजर कबूतर, पैसेंजर कबूतर कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा कि ये जाति क्या हो गया विलुप्त हो गया। उसके बाद क्या कहता है आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि मनुष्य के प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आपको मिलना जैव विविधता के लिए संचरण तर्क है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 47 का देखा जाए तो 47 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा संकीर्ण रूप से उपयोगी। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, नहीं की चर्चा करेगा तो कौन हो जाएगा भेड़िया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 49 में आएगा 49 देखिएगा 49 नंबर क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप है, तो 50%, दूसरे 10%, उसके बाद 10% या तो 20%, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बी, ये आपका आंसर क्या है गलत है। उसके बाद 50 नंबर देखिएगा 50 नंबर क्या कहता है कि 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने का क्षमता रखता है, हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहन या तो वाटसन या तो क्रिक, क्या आ जाएगा हर्बर्ट बोयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है क्या देखिएगा क्या कहता है कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, न्यूक्लियेज या तो अल्केनाइलेज, तो क्या हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि क्या जो सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि उत्पादों से अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया गया है, आसवन इकाई, बायोरिएक्टर, पीसीआर या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इकाई, तो क्या जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि डीएनए एंडोन्यूक्लियस डीएनए ड्यूक्लिडी की दोनों लड़ियां आधार पर स्तंभ किसका बना होता है, आधार पर स्तंभ किसका बना होता है, शर्करा फॉस्फेट, शर्करा नाइट्रोजनी क्षार या तो फिर देखेगा नाइट्रोजनी क्षार फॉस्फेट या तो शर्करा फॉस्फेट नाइट्रोजनी, तो क्या हो जाएगा आपका शर्करा फॉस्फेट। उसके बाद आता अगला क्वेश्चन क्या आता है क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की अगर चर्चा करते हैं तो डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटा,
डीएनए को अलग अलग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटा, डीएनए का प्रवर्धन या तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डीएनए का एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से क्या किया जाता है, काटा जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो कहता है कैथोड, एनोड, डीएनए खंड के आकार का इलेक्ट्रोड की तरफ। उसके बाद क्या, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एनोड। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में क्या आता है जो सुनिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक प्रतिक्रियतन प्रारंभ होता है। टीईटी, या तो एएमपीआर, या तो ओआरआई, या तो एक से ज्यादा। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओआरआई। उसके बाद क्या कहता है आगे क्वेश्चन नंबर 57 में देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। पैक्टिस, एस्पोरोपोलेनिन, सेलुलोज, या तो क्या जाएगा कैटिन। तो क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्पोरोपोलेनिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, 58 में क्या कहता है कि आवर्त बीजी पौधे में परागकण में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो एक तो जनन कोशिका हो गया, एक हो गया काय कोशिका। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59 में चेक कीजिएगा। 59 में क्या कहता है निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूणपोष नहीं होता है। ठीक है। तो नहीं जो होती है चुकंदर, गेहूं, काली मिर्च, ए और बी दोनों, ये दोनों में होता है और इसमें नहीं होती। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। सिट्रस, आम, या संतरा, या इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, यानी सिट्रस में भी होता है, आम में भी होता है, और क्या होता है संतरा में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 में चेक कीजिएगा। 61 में क्या कहता है कि घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। तो स्कुटेलम कहा जाता है। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं, तो स्कुटेलम कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की क्या चर्चा, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका क्या होती है, बन जाती है। केंद्रीय कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिवेशन कोशिका, या तो क्या अंड कोशिका। तो इसमें क्या जाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष जो बन जाती है वो क्या जाएगा, केंद्रीय कोशिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 में अगर चर्चा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलियों को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रतिवेशन कोशिका, तंतुरूप समुच्चय, या तो केंद्रीय कोशिका, या तो बीजांड द्वार। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, तंतुरूप समुच्चय, तंतुरूप समुच्चय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आगे की चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की अगर चर्चा करते हैं तो 64 में देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह होते थे। निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह होते थे। तो क्या जाएगा, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, या तो होमो इरेक्टस, या तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपका क्या जाएगा, ड्रायोपिथेकस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या ए। क्वेश्चन नंबर 65 की चर्चा करते हैं तो 65 में देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु की कोशिका प्रवेश करता है। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, या तो ट्रांस एसिटाइलेज, या तो लैक्टेज। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमिएज। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर चर्चा करते हैं 66 में देखिएगा क्या होता है कि किसने बताया कि डिकुंडली डीएनए का प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के योग के पिरामिडिन के क्षार के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बताए थे कौन, चारगॉफ। ये कौन बताए थे, चारगॉफ बताए थे कि एडेनिन होता है थायमिन के बराबर और ग्वानिन होता है साइटोसिन के बराबर। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कहता है कि क्या कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम बना होता कितना, डीएनए के 200 क्षारिक, हिस्टोन अष्टक, या तो ये भी दोनों, या तो क्या जाएगा अम्लीय प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए के 200 क्षारिक और क्या जाएगा, डीएनए के 200 क्षारिक और हिस्टोन अष्टक। ऑप्शन नंबर आगे देखेगा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है जो सुनिए। हार्सी एवं चेस ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया था। हार्सी एवं चेस ने अपने प्रयोगों के आधार पर विषाणु के प्रोटीन निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर जाता है, विषाणु के डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर जाता है, या तो विषाणु के आरएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर जाता है, या तो क्या जाएगा रूपांतरित सिद्धांत। तो इसमें अगर देखा जाए हर्षी और चेस वाला में तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में क्या करता है, प्रवेश करता है। विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या कहता है कि अब एतक अलग होना, व्यक्तक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधन। और ये जो है लीड से क्वेश्चन डाला गया, क्वेश्चन ये यहाँ से डाला गया, 12 से डाला गया क्वेश्चन नहीं। उसके बाद आगे देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि क्या कि निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? तो गलत कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही है, जिसका भी लगा हुआ सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। और आपका 70 का 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हुआ और हम आशा करते हैं कि आपका लगभग क्वेश्चन